नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि किसी भी राज्य के अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ नामक पाठ से 40 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम 40 प्रश्न के आगे 41 प्रश्न से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो यहाँ पर उत्तर होगा, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा सी माना है, जो कि सरहपा का कार्यकाल इन्होंने 769 ईस्वी माना था। 769 ईस्वी, जो कि ये 84 सिद्धों में सबसे पहले कवि हैं। 84 सिद्धों में सबसे पहले हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। चलिए, अगर सबरपा की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम है सरहपा, जो कि सरहपा के शिष्य सबरपा थे। और लुइपा की बात की जाए तो लुइपा सबरपा, मतलब सबरपा के शिष्य लुइपा थे। और सरहपा की रचना की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम दोहा कोश था। दोहा कोश। चलिए, आज इसी प्रश्न में देख लेते हैं चंद्रबरदाई के बारे में। चंद्रबरदाई की रचना है, जो कि रासो कवि हैं। इनकी रचना है चंद्रबरदाई की बात की जाए तो इनकी रचना का नाम था पृथ्वीराज रासो, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। जो कि इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सर्वमान है सरहपा, जो कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। चलिए इसके आगे देखते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यहाँ पर देख लेते हैं। स्वयंभू का समय है 783 ईस्वी। स्वयंभू का समय है 783 ईस्वी। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा जी ने माना है। इन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि भी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं। इसका भी उत्तर होगा विकल्प ए, सरहपा सहजयान के प्रवर्तक हैं। प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में कौन सिद्ध? प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो 84 सिद्धों में सर्वप्रथम सरहपा थे। इससे पहले आप देख ही चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, सरहपा। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में सरहपा सिद्ध से आरंभ हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सिद्धों की ब्रजयान शाखा में ही 84 सिद्धों की परंपरा प्रारंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तिब्बती सिद्धों की परंपरा सरहपा से प्रारंभ हुई तथा नारोपा से पूरी हुई। मतलब सबसे पहले सिद्ध सरहपा थे और सबसे लास्ट में नारोपा माने जाते हैं। चलिए इनके बारे में और देख लेते हैं। सिद्धों की भाषा थी संध्या भाषा, सिद्धों की भाषा थी। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। दोहा कोश, जो कि पहले भी देख चुके हैं, सरहपा की रचना है दोहा कोश। और चर्यापद है सबरपा की रचना। चर्यापद
सबरपा की रचना है, जो कि सरहपा के शिष्य का नाम सबरपा था। इन्हीं की रचना है चर्यापद। और इसके अलावा और भी फैक्ट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के विकृत रूप से उद्धृत है। सिद्ध बौद्ध धर्म के विकृत रूप से उद्धृत है। और सिद्धों का प्रधान केंद्र था श्री पर्वत, इनका प्रधान केंद्र था। सिद्धों का प्रधान केंद्र था श्री पर्वत, इनका प्रधान केंद्र था श्री पर्वत, इनका प्रधान केंद्र था। इनके सिद्धांत चर्चा के ग्रंथ, सिद्धों के ग्रंथ मतलब साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजूश्री, मूल कल्प। सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वान आदि थे, जो कि बेंडल थे, हरप्रसाद शास्त्री और राहुल शंकरत्ययन, जो कि सरहपा को प्रथम कवि माना है इन्होंने। इनके अलावा मोहम्मद शहीदुल्लाह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? दिए गए विकल्पों में यहाँ पर पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है, जो कि इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। उसमें इन्होंने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और यहाँ पर राहुल शंकरत्ययन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है, जो कि सर्वमान्य है। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पुष्य या पुंड या पुष्यदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी साहित्यिक पुस्तक शिव सिंह सरोज है, जो कि इससे पहले भी देख लेते हैं। इसका रचना काल है दोस्तों, शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883 ईस्वी। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं इससे। इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने हैं। दोस्तों इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने हैं। इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों सही हैं। सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने हैं, नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं। तो इसका आंसर विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। उपर्युक्त प्रश्न के विकल्पों के आधार पर सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं तथा नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं, जिन्हें गोरखनाथ का गुरु माना जाता है। अतः नोट है इसमें, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए तथा बी दोनों दिया है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। विकल्पों के आधार पर सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं तथा नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं, जिन्हें गोरखनाथ का गुरु माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न के अलावा व्याख्या भी दिया गया है, जो कि व्याख्या ज़रूर देखना चाहिए, जिससे इनसे भी प्रश्न कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो व्याख्या देखना ज़रूरी हो जाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। कथन है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। ये कथन किसका है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि इसका समय है दोस्तों 1929 है इसका समय। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। वस्तुतः नाथ पंथ बौद्धों या सिद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला है तथा गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए पुरानी हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। दोस्तों, इन्होंने हिंदी के वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया है, जो कि सर्वमान्य है। इन्होंने आदिकाल कहा है। भाषा की इसके आगे देखते हैं। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। इसके आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। तत्सम का तात्पर्य है जो शब्द सीधे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को ही हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के बारे में दिया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। प्रश्न है 50। प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश, जो कि अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? दोस्तों, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। विकल्प डी सही है इसमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। यहाँ पर देख लेते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल माना था और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था, और राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था, जबकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया था। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। अतः ये इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा लिखित कहानी उसने कहा है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रेम संवेदना की कहानी है, जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दोस्तों, उसने कहा कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह एक फ्लैशबैक शैली में है, जो कि हिंदी में इसे पूर्वदीप्त भी कहते हैं। यह पूर्वदीप्त या फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी कहानी है। कौन कहानी? ये उसने कहा, जो कि 1915 में प्रकाशित ये पूर्वदीप्त फ्लैशबैक पद्धति पर लिखित कहानी है। इसके बारे में और देख लेते हैं। इसे औपन्यासिक कहानी एवं कहानी क्षेत्र में मील पत्थर कहा जाता है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इसके आगे और देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर
उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? तो पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है 54, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो इसके पहले भी आप सभी देख चुके हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और यहाँ पर सरहपात की बात की जाए तो इनको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और सरहपात का कार्यकाल है 769 ईस्वी। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है दोस्तों। और इनको रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। और स्वयंभू का समय है 783 ईस्वी माना जाता है। इनको रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और एक बार फिर से देख लेते हैं इस प्रश्न को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी राजा मुंज सही है। प्रश्न है 55, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। इसके पहले भी देख चुके हैं, हम बता चुके हैं। इनका स्वयंभू का समय है 783 ईस्वी। और रामकुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। और अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रश्न 55, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को माना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी मतलब 783 ईस्वी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देव की रचना है पौंचर्यु 5 कांड। दोस्तों पौंचर्यु 5 कांड में विभक्त है। और 83 संधियों मतलब 83 संधियों को इसमें सर्गों को इसमें संधि कहा गया है, जो कि 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य मतलब सबसे पहला आदि काव्य माना जाता है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 57, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? प्रश्न नंबर 57, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। अतः विकल्प बी स्वयंभू सही है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि विकल्प बी स्वयंभू सही है। स्वयंभू की कृति का नाम है स्वयंभू की कृति का नाम है पौंचर्यु। स्वयंभू की कृति का नाम है पौंचर्यु। विकल्प डी सही है। दोस्तों पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौंचर्यु किसकी रचना है? पौंचर्यु है स्वयंभू की रचना है। पौंचर्यु स्वयंभू की रचना है। चंद्रदाय की रचना है
पृथ्वीराज रासो और विद्यापति की रचना है विद्यापति पदावली, जो कि मैथिली भाषा में है। इनकी अवहट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं हैं। चलिए, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासो, अब्दुल रहमान की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पवनचरिऊ की रचना है, स्वयंभू की रचना है पवनचरिऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं? इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? दोस्तों, पवनचरिऊ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। और इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी पवनचरिऊ सही है, जो कि पवनचरिऊ स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है और स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों, पवनचरिऊ स्वयंभू कृत चरित काव्य है। ये 5 कांडों में विभक्त है, जो कि कांड हैं विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन किया है। इस काव्य में नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित है। अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान में चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है और सीता के आगमन का एक ओर भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार है। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। सीता जी कहते हैं, आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी, आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा, इस ग्रंथ में वर्णन है। इसमें पवनचरिऊ में वर्णन है, जो कि पवनचरिऊ स्वयंभू की रचना है। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए भविष्यत कहा सही है। इनमें से भविष्यत कहा लौकिक चरित काव्य माना जाता है, अतः उत्तर विकल्प ए सही है, भविष्यत कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी रचे गए हैं जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है अथवा या किसी लोक कथा से लिया जाता है। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। दोस्तों, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, धनपाल की रचना है। प्रश्न 62 है, अपभ्रंश का भावभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भावभूति किसे माना जाता है? तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा पुष्पदंत को अपभ्रंश का भावभूति माना जाता है। और दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को माना जाता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अपभ्रंश का भावभूति पुष्पदंत को माना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अपभ्रंश का भावभूति पुष्पदंत या पुष्पदंत को माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पवनचरिऊ पुष्पदंत की रचना नहीं है, जो कि पवनचरिऊ स्वयंभू की रचना है। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी पवनचरिऊ सही है। पवनचरिऊ किसकी रचना है? पवनचरिऊ स्वयंभू की रचना है। तो ये तीनों महापुराण और जय कुमार चरिऊ
जसहर चरिव, ये तीनों रचनाएं हैं पुष्पदंत की रचनाएं हैं। इनमें से केवल पौम चरिव पुष्पदंत की ना होकर स्वयंभू की रचना है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पौम चरिव पुष्पदंत की नहीं बल्कि स्वयंभू की रचना है। इनकी अन्य दो रचनाएं हैं ऋठ्ठेम चरिव और स्वयंभू छंद। दोस्तों ये दोनों रचनाएं ऋठ्ठेम चरिव और स्वयंभू छंद ये भी स्वयंभू की रचना है। और पौम चरिव इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि ये तो स्वयंभू की रचना है ही। इनके अलावा ऋठ्ठेम चरिव और स्वयंभू छंद ये भी स्वयंभू की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो इसमें से देख लेते हैं। पौम चरिव तो है ही स्वयंभू की, ऋठ्ठेम चरिव भी है, स्वयंभू छंद भी है। दोस्तों विकल्प डी महापुराण नहीं है स्वयंभू की रचना, अतः विकल्प डी महापुराण सही है, ये स्वयंभू की रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महापुराण के रचनाकार हैं। महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं, जो कि पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर है महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। 3 रचनाएं कौन कौन सी है देख लेते हैं। महापुराण, जय कुमार चरिव, जसहर चरिव, और इसके आगे देख लेते हैं। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन विषय बनाया है। प्रसंगवश इसमें रामकथा को भी स्थान दिया है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, जो कि रचनाएं हैं महापुराण, जय कुमार चरिव, जसहर चरिव। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन का विषय बनाया है। प्रसंगवश इसमें रामकथा को भी स्थान दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए अमीर खुसरो, जो कि अमीर खुसरो का मूल नाम है अबुल हसन है। इनका मूल नाम या वास्तविक नाम अबुल हसन है। इन्होंने दोस्तों 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा था, जो कि इनके अलावा और विकल्प जो कि सूरदास हैं, सूरदास और तुलसीदास, ये दोनों भक्ति काल के कवि हैं। चलिए अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अमीर खुसरो सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया। दोस्तों आधुनिक काल में मुकरी लिखने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी किया था। तो यहाँ पर आदिकाल की बात हो रही, तो आदिकाल में मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इन्होंने ही किया है। और आगे देख लेते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बरी, जो कि इसमें शब्दकोश का वर्णन मिलता है। खालिक बरी में शब्दकोश का वर्णन मिलता है। और इनकी और भी रचनाएं हैं। पहेलियाँ इन्होंने लिखा है, मुकरियाँ भी लिखा है, और दो सखूने या सुखने तथा गज़ल भी इत्यादि लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो कवि का नाम है। खड़ी बोली में हिंदी
खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले अमीर खुसरो हैं, जो कि इससे पहले भी देख चुके हैं। इनकी रचनाएं हैं खालिक बरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ इत्यादि हैं। इन्होंने गज़ल भी लिखा है। चलिए जायसी के बारे में अगर बात की जाए तो जायसी की रचना है पद्मावत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इनका महाकाव्य है दोस्तों। इनका महाकाव्य है पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी का है। पद्मावत है। और विद्यापति की रचनाएं हम पदावली की बात की जाए तो पदावली की भाषा है मैथिली, पदावली मैथिली भाषा में थी। और जायसी की रचना पद्मावत दोस्तों अवधी भाषा में लिखी गई थी। और इनकी जायसी की और रचनाएं हैं अखरावट जैसे हैं तो इत्यादि हैं। और विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो कि अवहट भाषा में है। चलिए तो अतः खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं, कौन है? अमीर खुसरो। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है, अमीर खुसरो। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो ने किया है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी सही है, अमीर खुसरो। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और जगनिक की बात की जाए तो इनकी रचना है नरपति नाल। सॉरी दोस्तों, जगनिक की रचना है परमाल रासो, जो कि परमाल रासो का चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आलाखंड नाम से प्रकाशन करवाया था। और यहाँ पर कुंभन की बात की जाए, ये कुंभन अष्टछाप कवियों में सम्मिलित थे। और जहाँ तक अष्टछाप की बात की जाए तो अष्टछाप का समय है 1565 ईस्वी में अष्टछाप की रचना की गई थी दोस्तों। रचना नहीं, 1565 ईस्वी में अष्टछाप का 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसमें 8 कवियों को लिया गया था, जो कि 8 कवियों में कुंभन दास का भी नाम मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी अमीर खुसरो सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उपर्युक्त आदिकालीन कवियों में अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं। इनका जन्म 1253 ईस्वी में वर्तमान कासगंज, जो कि कासगंज उत्तर प्रदेश में है, जो कि कासगंज जिला है। कासगंज उत्तर प्रदेश जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अन्य कवियों का समय इस प्रकार, अब्दुल रहमान की बात की जाए तो 11वीं शताब्दी है। और स्वयंभू का समय इससे पहले भी देख चुके हैं 783 ईस्वी, जो कि 8वीं शताब्दी माना जाता है। और पुष्पदंत की बात की जाए तो इनका समय 10वीं शताब्दी के जैन कवि माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था? अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था दोस्तों? अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य था, इसमें ऑप्शन सी सही है, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। दोस्तों ऑप्शन सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। तो अतः विकल्प सी, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना सही है।